कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बायोकेमिस्ट्री डी फॉर्म सेकेंड ईयर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। जो आज मैं चैप्टर 1 से बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिनमें से लगभग 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, आगे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से आते हैं। तो हमसे पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ऊर्जा उत्पादन में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका। मतलब ऊर्जा उत्पादन में कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका है, वो अपनी कैसे भूमिका निभाता है, ये हमसे पूछ लेगा। तो हम आंसर में उत्तर में लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए डीजल या पेट्रोल की तरह काम करते हैं। अब मान लो हम कोई गाड़ी चलाते हैं, मान लो हम एक एम गाड़ी है, इसको लेकर जाना है मान लो दिल्ली तक, तो इसके लिए बीच में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके कुछ निम्नलिखित पॉइंट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पहला है हमारा मुख्य ऊर्जा स्रोत, प्राइमरी एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर और कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे पहला और मुख्य स्रोत है। हमने जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में आता है, वो हमारे लिए ऊर्जा का पहला स्रोत है। शरीर सबसे पहले इसी से ऊर्जा बनाता है। दूसरा हमारा ग्लूकोज का ईंधन बनाना। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमने जो भी खाना खाया वह पचकर ग्लूकोज बन जाता है। उसी को पचाकर यह ग्लूकोज बना लेता है। यह ग्लूकोज खून के जरिए शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है और ऊर्जा देता है। फिर क्या होता है उसके बाद, एटीपी उत्पादन। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रक्रिया होती है, जिससे ग्लूकोज टूटकर एटीपी बनाता है। एटीपी को शरीर की ऊर्जा की करेंसी या बैटरी कहा जाता है। आगे देखते हैं, फिर आता है क्रेब्स चक्र। इसमें होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर और भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। अभी आप क्रेब्स चक्र नहीं समझेंगे, आगे एक मैंने क्वेश्चन लिया है वो उसमें मैं क्रेब्स चक्र पूरा अच्छे से बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे। आगे हमारा आता है दिमाग के लिए ज़रूरी। हमारा दिमाग ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से सिर्फ ग्लूकोज पर ही निर्भर करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है। ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण। जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो शरीर उसे ग्लाइकोजन बनाकर लीवर और मांसपेशियों में से यानी स्टोर कर लेता है। जब हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो यही स्टोर की हुई ऊर्जा काम आती है। आगे बढ़ते हैं, तेज और प्रभावी ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पच जाते हैं और तुरंत ऊर्जा देते हैं, इसलिए खिलाड़ी मैच के बीच में केला या ग्लूकोज पीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हम्म, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज क्या है? सरल भाषा में इसको हम देखते हैं। सेलुलोज पौधों का कंकाल या हड्डियां हैं। यह वह चीज है जो पेड़ों और पौधों को सीधा और मजबूत खड़ा रखती है, जैसे हमारे शरीर को। एक मिनट। जैसे ये हमारा शरीर है, इसको खड़े होने के लिए किसकी जरूरत है? हड्डी की। वैसे ही पेड़ को वैसे ही पेड़ को खड़ा होने के लिए सेलुलोज वैसे ही खड़ा होने के लिए सेलुलोज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं परिभाषा इसकी किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह एक पॉलीसैकेराइड है। यह एक पॉलीसैकेराइड है जो हजारों ग्लूकोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। ये मिलता कहाँ है? यह पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, यानी सेल वॉल में पाया जाता है, जैसे कपास, कॉटन, लकड़ी, घास और सब्जियों के छिलके में। अब एक चीज़ आप पूछोगे, इंसान सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते? इंसान सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, ये बात आप कह सकते हो। तो इसे हम आसान कहानी मतलब आसान भाषा में से हम समझते हैं। सोचिए कि ग्लूकोज के अणु आपस में एक खास तरह की गांठ से बंधे हुए हैं। इंसान के पास स्टार्च की गांठें खोलने के लिए तो औजार हैं, मतलब एंजाइम हैं हमारे पास, लेकिन सेलुलोज की गांठें एक अलग डिजाइन की होती हैं, जिन्हें वीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कारण, इंसानों के पेट में सेलुलोज की इस गांठ को काटने वाला सेलुलोज नाम का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अच्छा, फिर अब पूछोगे जानवर कैसे पचा लेते हैं? तो जानवर के लिए देखें, गाय, भैंस और दीमक के पेट में खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो उनके लिए सेलुलोज एंजाइम बना देते हैं, इसलिए वे घास और लकड़ी पचा लेते हैं। अगर पचता नहीं है तो हम सब्जियां क्यों खाते हैं, ये भी आप पूछेंगे। भले ही सेलुलोज पचता नहीं है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। रफेज, यह हमारे खाने में फाइबर का काम करता है। पेट की सफाई, यह झाड़ू की तरह आंतों की सफाई करता है और कब्ज से बचाता है। मल त्याग होता है, यह पल यह मल को भारी बनाता है, जिससे वह आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सेलुलोज ग्लूकोज का होना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इंसानों में सेलुलोज यानी एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम इसे पचा नहीं सकते। यह हमारे शरीर में फाइबर के रूप में काम करता है और पेट साफ रखता है। क्वेश्चन हमारे हो गए 2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रेब्स चक्र क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र क्या है? तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स चक्र को। यह क्या है क्रेब्स चक्र? यह शरीर की एक ऐसी मशीन है जो खाने को पूरी तरह जलाकर उसे ताकत में बदल देती है, यानी एनर्जी में बदल देती है। यह मशीन हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगा होता है, कोशिका का पावर हाउस में लगा होता है। यह काम कैसे करता है, दूसरा पॉइंट है। आप बस ये 5 कदम रखिए, एग्जाम में पूरे 8 नंबर मिलेंगे। मैं बीच बीच में ये इस वजह से डाला है ताकि आप लोगों को पता रहे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कहाँ क्या क्या लिखना है
वो आपको कैसे नंबर फुल मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ बीच में ही डाल दिया था। आप बस ये 5 कदम अपना लेंगे तो एग्जाम में पूरे 8 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। तो आगे स्टार्ट करते हैं। कच्चा माल एसिटाइल COA, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो टूटकर एसिटाइल COA बन जाता है, यही इस चक्र का ईंधन है। चक्र की शुरुआत कैसे होती है, तो एसिटाइल COA मतलब 2 कार्बन एक पुराने साथी ऑक्सीलेट 4 कार्बन से मिलता है और दोनों मिलकर सिट्रिक एसिड बनाते हैं, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। धुआं निकलना CO-2 जैसे एंजाइम से धुआं निकलता है इस मशीन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मशीन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसे हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। वर्टिक चार्ज होना, इस पूरी प्रक्रिया में शरीर छोटी छोटी एनर्जी ओवरटी चार्ज करता है, जिसे NADH और FADH2 कहते हैं। असली सिक्का इसका होता है ATP। ATP कैसे बनता है, चक्र के अंत में शरीर को सीधा ATP ऊर्जा का सिक्का भी मिलता है। एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेब्स चक्र का आसान नक्शा। एग्जाम थ्योरी में यह चार्ट जरूरी है, इस ऐसे ही बनाइएगा और ये मिलेगा फुल नंबर में, और फुल नंबर ही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लो, इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, इससे मिलता है यह। ठीक है, ऐसे यह आपको पूरा बनाना है, लिखना है ऐसे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, टाइम ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है, उसकी वजह से अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण। पहला आता है मोलेस टेस्ट, मुख्य पहचान। यह सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, इससे पता चलता है कि सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। विधि इसकी देखते हैं क्या होती है, सैंपल लेते हैं प्लस मोलेस रिएजेंट लेते हैं, दोनों को मिलाने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी इसमें लेते हैं, तो परिणाम इसका क्या मिलता है, जंक्शन पर बैंगनी रंग की रिंग बनती है। निष्कर्ष कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। फिर हम देखते हैं वेनेडिक्ट टेस्ट, चीनी की जांच इसमें करते हैं। यह टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर होता है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी विधि देखते हैं, सैंपल लिया जाता है, वेनेडिक्ट रिएजेंट लिया जाता है, फिर इन दोनों को गर्म किया जाता है। परिणाम नीले रंग से बदलकर ईंट जैसा लाल या पीला हरा अवक्षेप बनाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या मिलता है, इसका निष्कर्ष हमें मिलता है ग्लूकोज जैसे रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। फेलिंग टेस्ट इसका देखते हैं, यह भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। विधि इसकी देखते हैं, सैंपल प्लस फेलिंग ए और वी राइट्रो गर्म करते हैं। परिणाम इसका क्या मिलता है, हमें लाल अवक्षेप बनाता है। आयोडीन टेस्ट देखते हैं, स्टार्च की पहचान, यह पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। विधि इसकी देखते हैं, सैंपल और आयोडीन की बूंदें ली जाती हैं। परिणाम गहरा नीला रंग आता है। निष्कर्ष स्टार्च मौजूद है जैसे आलू चावल में। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेल व नोव टेस्ट। कीटोज की पहचान के लिए यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज कीटोज के बीच अंतर करने के लिए है। विधि सैंपल, इसमें देखते हैं, सैंपल लिया जाता है, फिर सेल व नोव रिजेंट गर्म करते हैं। परिणाम चेरी जैसा लाल रंग आता है। निष्कर्ष फ्रक्टोज मौजूद है। ओसोजोन टेस्ट क्रिस्टल टेस्ट, यह माइक्रोस्कोप के नीचे चीनी के क्रिस्टल देखने के लिए किया जाता है। विधि इसमें क्या होती है, सैंपल फेनिल हाइड्रोजन गर्म करते हैं। परिणाम अलग अलग आकार के पीले क्रिस्टल बनते हैं। ग्लूकोज सुई के आकार के क्रिस्टल, लैक्टोज पाउडर पफ जैसे क्रिस्टल मतलब रुई जैसे क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवा दिए। हमने आपको आज ये 4 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, 4 में से मैं 100% कह सकता हूँ, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हम आपको हर दिन 4 से 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर से कराएँगे, जिससे कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।